गुड इवनिंग एवरीवन। आज के क्लास में हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट कर रहे हैं। अब तक फिजिकल केमिस्ट्री के सारे चैप्टर्स हो गए एक्सेप्ट सरफेस केमिस्ट्री, जिसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक, जिसका नाम है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो सबसे पहले उसके कुछ अच्छे क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं जो प्रीवियस ईयर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आ चुके हैं। जैसे ये देखो, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है 4 कंपाउंड दिया है और बोल रहा है कि बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या है। तो ये तो आपको ये आपको कॉन्स्टिट्यूट पता होना चाहिए। अगर एसिड स्ट्रांग है तो उसका कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होता है, और बेस स्ट्रांग है तो उसका कॉन्जुगेट एसिड। तो 4 कंपाउंड दिया है। अच्छा, आप अमाइंस पढ़ चुके होंगे तो आपको ये पता होगा जितना ज्यादा NH2 ग्रुप होता है उतना ज्यादा लोन पेयर होगा, उतना ही ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट और है आपको पता होना चाहिए कि लोन पेयर और पाई बॉन्ड साथ में हो तो फिर लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता। तो देख लो, सबसे ज्यादा NH2 ग्रुप फोर्थ में ही है ना। सबसे ज्यादा NH2 ग्रुप कौन से है? फोर्थ ऑप्शन में है। और फोर्थ में यहां पर नाइट्रोजन का लोन पेयर पाई बॉन्ड के साथ है। तो नाइट्रोजन का लोन पेयर पाई बॉन्ड के साथ है तो ऑब्वियस ये लोन पेयर रेजोनेंस के साथ में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो ये H+ एक्सेप्ट कर लेगा। तो हम इसको H+ डोनेट कर दिए, तो N पे क्या आ जाएगा चार्ज? पॉजिटिव। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज आया है आपको पता है किसमें पार्टिसिपेट करेगा? रेजोनेंस में। दोनों साइड से रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। मतलब कॉन्जुगेट एसिड का स्टेबिलिटी बढ़ गया, यानी कि बेस क्या है? स्ट्रॉन्ग। सिमिलरली यही बात इसमें भी होगा, यही बात इसमें भी होगा, लेकिन इसमें रेजोनेंस सिर्फ एक साइड से होगा। रेजोनेंस सिर्फ एक साइड से होगा। तो ऑब्वियस है फोर्थ में नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फर्स्ट से ज्यादा है, तो फोर्थ का कॉन्जुगेट एसिड ज्यादा स्टेबल है, तो 4 का बेसिक स्ट्रेंथ 1 से ज्यादा। तो कौन से ऑप्शन में है वो? सी। अच्छा, एक और चीज, सेकंड और थर्ड में हम डिस्टिंग्विश करेंगे। एक चीज ध्यान रखना, बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है। थर्ड में ये जो कार्बन दोनों है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड। और आपको पता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, और यहां हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। तो आपको पता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना, तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो बेसिक स्ट्रेंथ को कम करेगा, यानी कि थर्ड का बेसिक स्ट्रेंथ सेकंड से कम होगा। तो थर्ड का बेसिक स्ट्रेंथ सेकंड से कम है। ठीक है, इस क्वेश्चन में आप बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखे। चलिए और देखते हैं आगे। सेकंड क्वेश्चन कार्बोजिलिक एसिड्स के है, डेरिवेटिव है। पूछ रहा है मोस्ट एसिडिक कौन है। तो एक कॉन्सेप्ट आप पढ़े होंगे, बताया गया होगा आपको क्लास में, ऑर्थो इफेक्ट। क्या है? ऑर्थो इफेक्ट। एक चीज ध्यान रखिएगा, नहीं पढ़ा है तो नोट कर लेना कॉपी में। अगर कार्बोजिलिक एसिड के ऑर्थो पोजीशन पे कोई ग्रुप लगा दो तो चाहे वो +M हो या वो -M हो, वो मोस्ट एसिडिक होता है, वो मोस्ट एसिडिक होता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना कि कार्बोजिलिक एसिड के ऑर्थो पे अगर कोई ग्रुप लगा दोगे तो चाहे वो +M हो या -M हो, मोस्ट एसिडिक होगा। इसका मतलब क्या है? फर्स्ट और सेकंड का एसिडिक स्ट्रेंथ थर्ड और फोर्थ से क्या होगा? ज्यादा। और फर्स्ट सेकंड में कौन ज्यादा एसिडिक होगा? फर्स्ट वाला, क्योंकि फर्स्ट वाला में ऑर्थो और दोनों साइड से लग रहा है। फर्स्ट वाला में ऑर्थो दोनों साइड से लग रहा है। और एक और चीज, अगर एसिड H+ लूज करेगा तो क्या बनेगा? कार्बोजाइलेट आयन। तो कार्बोजाइलेट आयन हाइड्रोजन बॉन्डिंग में भी इन्वॉल्व होगा। किस इन्वॉल्व होगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, दोनों साइड से। क्या होगा? दोनों साइड से। तो आप ये भी देख सकते हो, फर्स्ट में जो कॉन्जुगेट बेस बन रहा है वो ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि दोनों साइड से किससे पार्टिसिपेट कर रहा है? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो फर्स्ट का एसिडिक स्ट्रेंथ सेकंड से ज्यादा है। कौन से ऑप्शन में है? एक ऑप्शन में। ऐसे ही क्वेश्चन हो गया। ठीक है, क्लियर? चलिए थर्ड क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन कौन से फिनोमिनन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आइस फ्लोट्स इन वाटर, सबको पता है आइस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चलते एम्प्टी स्पेस काफी क्या होता है?
है ना, डेंसिटी आइस का कम होता है ना, तो डेंसिटी आइस का कम क्यों होता है, क्योंकि ओपन स्पेस काफी ज्यादा होता है। तो ए सही है। बी, 1 डिग्री अमीन ज्यादा बेसिक होता है 3 डिग्री अमीन से एक्वस सॉल्यूशन है, बिल्कुल सही है, आप पढ़े भी हो। 1 डिग्री अमीन का कॉन्जुगेट एसिड ये होगा और 3 डिग्री अमीन का कॉन्जुगेट एसिड ये होगा। तो आप देख सकते हो इसमें 3 NH बॉन्ड है। क्या है? 3 NH बॉन्ड। तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर के साथ ज्यादा अच्छे से होगा। इसमें सिर्फ एक NH बॉन्ड है ना, 3 डिग्री अमीन के कॉन्जुगेट एसिड में सिर्फ एक NH बॉन्ड है, तो उतने अच्छे से हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा। लेकिन 1 डिग्री अमीन के कॉन्जुगेट एसिड में 3 NH बॉन्ड है, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग और अच्छे से होगा। तो इसका मतलब है बी भी सही है। सी, फॉर्मिक एसिड इज मोर एसिडिक देन एसिटिक एसिड, ये गलत है। यहां इंडक्टिव इफेक्ट है। क्या है? इंडक्टिव इफेक्ट। आपको पता है एसिटिक एसिड में मिथाइल का प्लस आई ग्रुप होता है, और प्लस आई ग्रुप क्या करता है? एसिड की स्ट्रेंथ को कम करता है, तो इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग से कोई रिलेशन नहीं है। डी, डाइमराइजेशन ऑफ एसिटिक एसिड इज बेंजीन, ये तो पता है, आप सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़े हैं कि दो एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल्स के बीच इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन, सॉरी इंटर दो एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल्स के बीच इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, जिसके चलते वो डाइमराइज कर जाता है। तो आंसर डी भी होगा। तो आंसर क्या है? ए बी डी। चलिए, ये है, आपको पूछ रहा है कि इनमें से कितने कंपाउंड एरोमेटिक है। तो एरोमेटिक के लिए आपको हकेल्स रूल पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? हकेल्स रूल। तो क्या हकेल्स रूल है? देख लो, 3 कंडीशन होता है। पहला, कंपाउंड शुड बी साइक्लिक, कंपाउंड शुड बी साइक्लिक। दूसरा, रिंग पे हर एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड, हर एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड। और तीसरा, नंबर ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन 4n+2, नंबर ऑफ डीलोकलाइज्ड कितने होने चाहिए? 4n+2। तो देखते हैं क्या करके। पहला ऐसे ही गलत हो गया, 8 पाई इलेक्ट्रॉन है। और ध्यान रखना, पहले ही बता दे रहे हैं, ये एरोमेटिक भी नहीं होता, एंटी एरोमेटिक भी नहीं होता, ये नॉन एरोमेटिक होता है। क्या होता है? नॉन एरोमेटिक, क्योंकि ये प्लेनर शेप नहीं है। ध्यान रखिएगा, ये इसका टब शेप होता है। जो पहला कंपाउंड है साइक्लोऑक्टाटेट्राइन, इसका टब शेप होता है, ये नॉन प्लेनर शेप है। क्या है? नॉन प्लेनर। तो ना ही ये एरोमेटिक है, ना ही ये एंटी एरोमेटिक, ये नॉन एरोमेटिक है। दूसरा, देखिए क्या होगा इसमें, कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए? 4। तो 4n+2 में नहीं सेट करेगा, n शुड बी इंटीजर, n शुड बी इंटीजर, तो गलत है। ये सही है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है ना, तो पहला एरोमेटिक मिल गया हमको। ये भी गलत है, यह हाइब्रिडेशन क्या है? sp3। प्लेनर के लिए क्या होना चाहिए? sp2, तो गलत हो गया। ये सही है, टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 पाई इलेक्ट्रॉन है डीलोकलाइज्ड, तो 4n+2 n1 आ जाएगा। ये भी नहीं है, कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 4 ना, तो ये एंटी एरोमेटिक हो गया। क्या हो गया? एंटी एरोमेटिक कंडीशन है 4n पाई इलेक्ट्रॉन। शुरू के 2 सेम है, साइक्लिक और प्लेनर, और तीसरा बस है 4n पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये एंटी एरोमेटिक है। ये एरोमेटिक होगा, है ना, दो नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया। ये भी एरोमेटिक है क्योंकि एक बेंजीन रिंग है। याद रखना, जिस मॉलिक्यूल में भी एक बेंजीन रिंग रहेगा वो क्या होता है? एरोमेटिक। ये भी एरोमेटिक होगा। तो टोटल कितने एरोमेटिक हो गए? 1 2 3 4 और 5, टोटल 5 एरोमेटिक हो गए। ठीक है, और पहला वाला याद रखना, साइक्लोऑक्टाटेट्राइन, ये ना ही एरोमेटिक है ना ही एंटी एरोमेटिक, ये नॉन एरोमेटिक है। क्लियर? चलिए, लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद आप लोग कुछ अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा। इसमें पूछ रहा है नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑन मोनोक्लोरिनेशन, नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑन मोनोक्लोरिनेशन। तो देखो, ध्यान रखना एक चीज, जब भी हम मोनोक्लोरिनेशन करेंगे तो ये चेक करेंगे कि काइडल कार्बन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो देखो ध्यान से, अगर यहां पर हटाओगे हाइड्रोजन से क्लोरीन, तो ये कार्बन काइरल हो जाएगा। ये कार्बन क्या हो जाएगा? काइरल। तो ये कार्बन काइरल हो गया, तो कितने आइसोमर हो गए? 2, डेक्स्ट्रो और लीवो, तो 2 पहले हो गया। सिमिलरली,
अगर यहां पे हटाओगे तो दो काइरल कार्बन बनेगा, ये वाला भी और ये वाला भी। आप देख सकते हो बना के, देखो देख रहे हो ना, दो काइरल कार्बन है। कितने हैं? दो काइरल कार्बन। तो कितना हो गया? 2 का पावर 2, 4। फिर यहां पे हटाओगे तो देख सकते हो इधर भी इथाइल, इधर भी इथाइल, तो कोई काइरल कार्बन नहीं बनेगा। और यहां पे भी हटाओगे तो बात सेम ही है, इधर भी इथाइल, इधर भी इथाइल, नहीं बनेगा। और ये तो बिल्कुल इसका सेम ही ना है, सिमेट्रिकल ना, तो चाहे लेफ्ट से हटाओ चाहे राइट से हटाओ। तो टोटल कितने बन जाएंगे आइसोमर्स? 8। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना, जब भी इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स बने तो स्ट्रक्चर बना के देख लेना कि कहीं काइरल कार्बन एक से ज्यादा तो नहीं बन रहा है, क्योंकि बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं ये वाले में, वो बस एक काइरल कार्बन देख के 2 लिख देंगे, लेकिन एक्चुअली में आप ध्यान से क्वेश्चन स्ट्रक्चर को देखिएगा तो कितने काइरल कार्बन रहेंगे? 2। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 4। तो बहुत बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर 6 लगाते हैं, लेकिन आंसर क्या होता है? 8, क्योंकि वो एक काइरल कार्बन को मिस कर देते हैं। ठीक है, तो और क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिए, बताओ। हाँ, हम समझ गए क्या डाउट है। याद रखना, ईस्टर का प्रीफिक्स होता है अल्कोक्सी कार्बोनिल। आप एनसीईआरटी में देखना प्रीफिक्स अफिक्स होता है, तो ईस्टर का प्रीफिक्स होता है अल्कोक्सी कार्बोनिल। समझ गए? ये ध्यान रखना, ईस्टर का प्रीफिक्स क्या होता है? अल्कोक्सी कार्बोनिल। और ये प्रीफिक्स में क्यों गया? क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रायोरिटी ईस्टर से ज्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट 1 में और कोई डाउट? चलिए पार्ट 2 में आते हैं। पार्ट 2 में बताइए, उससे पहले कोई डाउट? फोर्थ से पहले कोई डाउट? फोर्थ से पहले कोई डाउट? फोर्थ में क्या पूछ? नॉट ट्रू, कंपाउंड 1 हैज। हाँ, तो देख लो दिक्कत क्या है इसमें। डी क्यों नहीं होगा? सीएल में अब वो क्या पूछ रहा है? नॉट ट्रू पूछा है, नॉट ट्रू। तो 3 में क्लोरीन ग्रुप है ना। क्लोरीन कैसा ग्रुप होता है? माइनस आई ग्रुप नहीं होता। तो माइनस आई ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ नहीं बढ़ाएगा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाएगा तो थर्ड का के ज्यादा होगा ना। थोड़ा ध्यान से पढ़िए, नॉट ट्रू पूछा है। तो थर्ड में सीएल है, सीएल माइनस आई ग्रुप है, माइनस आई ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कौन सा? 11 से पहले कोई डाउट? 7th। हाँ, 7th देख लीजिए। 7th में क्या दिक्कत है? पूछ रहा है इसमें आपको, नॉट ट्रू पूछ रहा है, कीटोन इज अ वीकर एसिड देन अमाइंस। नहीं भाई, आपको पीके वैल्यू भाई तो इजी है, ये तो आयनिक का क्वेश्चन हो गया। कीटोन का पीके 20 है, तो कीटोन का के क्या हो जाएगा? 10 का पावर -20 होगा, बोलो। और अमाइन का पीके 38 है, तो के 10 का पावर -38 होगा, बोलो प्राची। कौन बड़ा है? 10 का पावर -20 बड़ा है ना, यानी कि कीटोन का एसिड डिस्टेंस ज्यादा हो गया ना, है ना। वो तो वैल्यू सही हो जा गया है ना। चलिए कोई नहीं, कोई नहीं। जब भी नॉट वाला इनकरेक्ट पूछे ना तो हमेशा क्वेश्चन पेपर में पहले अंडरलाइन कर दिया करना। ये हम बता रहे हैं आपको, बेसिक मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने का बेसिक मेथड है ये। जब भी पूछे इनकरेक्ट या नॉट ट्रू तो हमेशा अंडरलाइन कर दो, ताकि दिमाग में हमेशा बना रहे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, क्योंकि बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं। नेक्स्ट बोलिए। 11th, उससे पहले कोई डाउट नहीं? चलिए 11th देखिए भाई, इजी है ये। आपको अल्फा हाइड्रोजन काउंट करना है सब में, अल्कीन है ना सारा, अल्फा हाइड्रोजन काउंट कर लो। तो अल्फा हाइड्रोजन काउंट कर लोगे ना, क्योंकि रेजोनेंस किसी में हो ही नहीं रहा है, तो फिर हाइपर कॉन्जुगेशन देखेंगे, और हाइपर कॉन्जुगेशन में अल्फा हाइड्रोजन देख लो,
है ना। तो प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है तो एक्सोथर्मिक होगा, प्रोडक्ट कम स्टेबल है तो एक्सोथर्मिक नहीं होगा। ये तो ऐसे ही होगी 11th। हम 11th बता रहे थे, 11th में ध्यान रखिएगा सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट अल्कीन है। अल्कीन का स्टेबिलिटी चेक करते हैं हम, पहले रेजोनेंस फिर हाइपर कॉन्जुगेशन। तो रेजोनेंस नहीं हो रहा है तो हाइपर कॉन्जुगेशन देखो। हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या चेक करते हैं? अल्फा हाइड्रोजन। क्या देखते हैं? अल्फा हाइड्रोजन। तो अगर प्रोडक्ट में अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है तो अल्कीन मोर स्टेबल, यानी कि एक्सोथर्मिक, नहीं तो एक्सोथर्मिक नहीं होगा। चलो नेक्स्ट 11th के बाद, 11th के बाद बोलिए 15th। हाँ 15 में क्या पूछ रहा है? मोस्ट स्टेबल कॉन्जुगेट बेस ऑफ ए। तो आप ये देख लीजिए ना, कॉन्जुगेट बेस क्या होता है, मतलब देख लो फिर। ए है, इसमें एसिडिक हाइड्रोजन रिमूव करना है, तो इसमें क्या दिक्कत है भाई? ये तो आप पढ़े हो, अल्कोहल का एसिडिक स्ट्रेंथ अमोनिया से ज्यादा होता है। हेलो, आप लोग एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पढ़े थे ना 15th में? ये आप लोग बताए हैं कि अल्कोहल का एसिडिक स्ट्रेंथ अमोनिया सबसे क्या होता है? ज्यादा। तो अल्कोहल ज्यादा एसिडिक होगा, तो अल्कोहल ज्यादा एसिडिक होगा तो H+ वही लूज करेगा ना जो ज्यादा एसिडिक है, तो फेनॉक्साइड वाला हो जाएगा। एक ही ऑप्शन है, फेनॉक्साइड है ना। आपको ऑर्डर लिखवाए थे एसिडिक स्ट्रेंथ का, भूल गए हो तो देख लो, फिर से लिखते रहे। सल्फोनिक एसिड है ना, कार्बोजिलिक एसिड, वाटर, अल्कोहल, टर्मिनल अल्काइन, अमोनिया, सॉरी अमोनिया और अल्केन। ठीक है, तो दिख रहा है साफ साफ कि अल्कोहल का एसिडिक स्ट्रेंथ अमोनिया से ज्यादा होता है, तो ऑब्वियस है कॉन्जुगेट बेस उसी का ज्यादा स्टेबल होगा, तो वो H+ लूज करेगा तो O- बनेगा, है ना। इनको नहीं पता है नोट कर लो। ये ऑर्गेनिक ग्रुप्स जो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है उनके एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। सल्फोनिक, कार्बोजिलिक, वाटर, अल्कोहल, ट्रिप है ना, टर्मिनल अल्काइन, अमोनिया, अल्केन। और सबसे H+ हटा देंगे तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर उल्टा हो जाएगा, है ना, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड हैव वीक कॉन्जुगेट बेस एंड वीक एसिड हैव स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस। क्लियर? चलो 15th के बाद बोलो 16th। क्या है? हाँ भाई, ये तो ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। रेजोनेंस करवाओगे तो एक चीज याद रखना, ये आपको बताए हैं, रेजोनेंस करवाओगे तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के लिए ग्रुप्स अलग अलग होना चाहिए, समझ गए? तो देखो किसमें नाइट्रोजन डिफरेंट ग्रुप से अटैच्ड है, ठीक है ना। आप पढ़े ना ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म कंडीशन, याद हो तो, नहीं है तो रिमाइंड करवा रहे हैं। या इन पे प्लस आ जाएगा, ऑब्वियस रेजोनेंस बनाओगे तो क्या कंडीशन होता है? X नॉट इक्वल टू Y एंड W नॉट इक्वल टू Z। ये कंडीशन है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म का। तो नाइट्रोजन से अटैच ग्रुप डिफरेंट होगा तभी होगा ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। तो CD में देख लो, थर्ड फोर्थ में देख रहे हो ना, थर्ड में एक में है आपको 1 2 3 प्रोपाइल है और हाइड्रोजन है, और उसमें क्या है फोर्थ में 1 2 से एक ब्यूटाइल और हाइड्रोजन है, तो ग्रुप्स अलग अलग है ना। बोलिए, क्लियर है? ध्यान रखिएगा इस चीज को, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के लिए ग्रुप्स क्या होने चाहिए? अलग अलग। नेक्स्ट बताओ 16 के बाद 18th। हमको लग रहा था 18th पूछेगा कोई। 17 किसी का डाउट नहीं है? 17 हो गया? 17, हाँ 17 देखो, 17 में क्या है? रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में कुछ ऐसा है स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये देखो, आपको पता है अगर साइक्लोप्रोपेन है तो एंगल कितना होगा? मैथ से पता है 60 डिग्री। कितना? 60 डिग्री। इसमें भी 60 डिग्री होना चाहिए, लेकिन sp2 हाइब्रिडाइज के चलते कितना हो जाएगा? 120। तो अब हाइब्रिड होना चाहिए 120, लेकिन है कितना? 60। तो इसमें कितने कार्बन पे है? 1 कार्बन पे। इसमें कितने कार्बन पे है? 2 कार्बन पे। स्ट्रेन ज्यादा हो गया ना,
इसमें एक कार्बन पे स्ट्रेन है। स्ट्रेन का मतलब है जो एंगल होना चाहिए वो नहीं है, होना चाहिए 120, है कितना 60। तो इसमें एक कार्बन पे 120 की जगह 60 है, इसमें दो कार्बन पे 120 की जगह 60 है। तो ये अनस्टेबल हो गया ना। अनस्टेबल हो गया मतलब क्या हो जाएगा, इंडोथर्मिक होगा, प्रोडक्ट लेस स्टेबल होगा, है ना। क्लियर, ध्यान रहेगा, इसको ध्यान रखना। चलो 17th, उसके बाद 18th। 18th में क्या दिक्कत है भाई, तो साफ साफ दिख रहा है। इस तरह तो बहुत क्वेश्चन किए हो आप लोग। OH और C डबल बॉन्ड उनके बीच नहीं दिख रहा है आपको, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको नहीं दिख रहा है शीर्ष वाले में, है ना। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या होगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगा ना, पढ़े ना आप लोग, है ना। 18th में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा OH और डबल बॉन्ड O के बीच, उससे स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। चिलेट इफेक्ट याद है ना आप लोग को, चिलेट इफेक्ट। और बोलो 18th के बाद और कोई डाउट, 23rd से पहले, 22 उससे पहले नहीं। चलो 22 देखते हैं। हाँ 22 में क्या दिक्कत है भाई, 22 में ये देख लो, जो फेनोक्साइड आयन है ना, 22 बता रहे हैं, हम समझ गए। NO2 कैसा ग्रुप है, -M ग्रुप, -M ग्रुप है ना, तो -M ग्रुप कॉन्जुगेट बेस का स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, है ना, बढ़ाएगा ना। तो C ऑप्शन में जो O- है वो NO2 के -M के साथ रेजोनेंस में चल जाएगा। C ऑप्शन में जो O- है ना, वो NO2 के -M के साथ किस में चल जाएगा, रेजोनेंस में, समझ में आया। बी में तो मैं C ऑप्शन में जो O- है ना, फेनोक्साइड आयन वाला, वो NO2 के साथ रेजोनेंस में चल जाएगा। बी में नहीं हो पाएगा क्योंकि O- मेटा पे है, आपको पता है मेसोमेटिक इफेक्ट कहां पे होता है, ऑर्थो पे और पैरा पे। ए में तो रेजोनेंस होगा ही नहीं, है ना। ए में देख लो CH2O- है ना, तो रेजोनेंस होने वाला नहीं है ना। और डी में भी नहीं आ पाएगा, बना के देख लेना, यहां बना के देखना होता है, ठीक है ना। क्लियर, बढ़े आगे, चलिए उसके बाद 23rd देखो। 23rd बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बेस के साथ रिएक्शन है, तो यानी क्या देखेंगे, कॉन्जुगेट एसिड का स्टेबिलिटी ना। तो जो बी ऑप्शन है उसमें देखना वो 5 मेंबर्ड रिंग एरोमेटिक हो गया है, देख लो। बी ऑप्शन में जो 5 मेंबर्ड रिंग है ना, जो पायरिडीन को रिजेंबल कर रहा है, वो एरोमेटिक हो चुका है, देख लो। हकेल वाला फॉलो कर रहा है, साइक्लिक है, हर एक एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है 4n+2 पाई, है ना। तो ये एरोमेटिक हो गया ना, तो प्रोडक्ट एरोमेटिक, प्रोडक्ट में एक एरोमेटिक रिंग बना, तो स्टेबिलिटी बढ़ गया ना। सब लोग दिख रहा है आपको, एरोमेटिक बन रहा है ना वो, तो एरोमेटिक बनेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगा मतलब वहीं से एक्सप्रेस जाएगा। किसी को काउंटर क्वेश्चन किसी का है क्या कुछ, कि ठीक है, ठीक है सबका, ठीक है। तो फिर तो इतने ही क्वेश्चन थे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स के, है ना, और नोमेनक्लेचर के। थोड़ा सा आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लेना, जरूरी है। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग हाइड्रोकार्बन पे आएंगे, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन के अल्केन अल्कीन अल्काइन को थोड़ा अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। हाँ बेंजीन वाला भी, ES भी तो उसी का पार्ट हो गया ना, तो अल्केन अल्कीन अल्काइन और बेंजीन वाला नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।